मंडल कार्यालय नारायणगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल पर किसान सद्भावना दिवस के उपलक्ष्य में समस्त नागरिक समाज नारायणगढ़ की कॉल पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया और भारत की एकता और अखंडता के प्रतीक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित किए गए और धरना स्थल पर मौजूद लोगों ने किसान आंदोलन को समर्थन और हर तरह से सहयोग देने के साथ साथ सरकार से अपील की है कि सरकार किसान आंदोलन को कमजोर करने के प्रचार की बजाय किसानों की बात मानकर कृषि कानूनों को वापस लेने का काम करे, यही राष्ट्र हित में होगा। ये नागरिकों की तरफ से कॉल थी, साझा कॉल थी कि जो लोग वहाँ नहीं जा पाए वो यहाँ बैठकर सहयोग समर्थन अन्नदाता किसान के लिए करें। तो भाषणबाजी नहीं, बस एक धन्यवाद और एक संदेश देना था कि कुछ ऐसे लोग नारायणगढ़ में और देश में पैदा हो गए जिन्होंने हिंदू धर्म की ठेकेदारी ले ली। चाहे झंडे की बात हो, देश की बात हो, हिंदू मुसलमान की बात हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, गाय का मुद्दा हो, वो 5-4 गिने चुने लोग हिंदू धर्म को मैं कहूंगा बदनाम करने का काम करते हैं। जिस आदमी को खालिस्तान और निशान साहब के झंडे का फर्क नहीं पता, उस आदमी को मैं लानत भेजना चाहूंगा, लानत उसके लिए कहूंगा। शर्मनाक की स्थितियां उस आदमी के लिए हैं जिस आदमी को निशान साहब जो खालसा पंथ का मान्य और सम्मान्य, उस खालसा पंथ का जिसको आप हिंद की चादर कहकर मान सम्मान देते हैं, जिसकी कुर्बानियों से इस देश का इतिहास भरा पड़ा है, स्वर्णिम अक्षरों में जो खालसा और सिख पंथ के लोगों की कुर्बानियां और देश धर्म और कौम के लिए बलिदान लिखा हुआ है। ऐसे बेआलिम लोगों को, जिनको अकल नाम की चीज नहीं, इनको शर्म करनी चाहिए। सिख धर्म के उस पवित्र निशान को ऐसे बेअदबी करने से पहले हमें हिंदू जो लोग हैं, धर्म की बात नहीं, हमें ये सोचना पड़ेगा कि इन लोगों को, जिनको ये ठेकेदारी धर्म के लिए बैठे हैं, कभी किसी संगठन आरएसएस का नाम ले लो, विश्व हिंदू परिषद का नाम ले लो, या उस राजनीतिक दल का भारतीय जनता पार्टी का नाम ले लो, वही गिने चुने 5-4 लोग हैं जो शहर में ड्रामेबाजी करते हैं, माहौल खराब करते हैं। इन लोगों से ये अपने धर्म की ठेकेदारी हमें वापस लेनी पड़ेगी, छीननी पड़ेगी। अगली कॉल सर्व समाज के अपने भाइयों से बात कर जो होगी, ये होगी कि कोई हिंदू तख्त का जत्थेदार बन के बैठ जाता है, कोई राम मंदिर का ठेकेदार बन के बैठ जाता है, कोई तिरंगे झंडे का ठेकेदार बन के बैठ जाता है। हम 80% लोग जो हिंदू धर्म से जुड़े हैं, हम धर्म की बात करना नहीं चाहते, लेकिन ये लोग मजबूर करेंगे इनसे ठेकेदारी वापस लेने के लिए। अपने धर्म की हमें बोलना होगा, इन लोगों को बताना होगा कि आप ठेकेदार नहीं हमारे धर्म के, आप किसी राजनीतिक दल से जुड़े लोग हो सकते हैं। हमें यह विचार करना होगा। रही बात तिरंगे की, किसान आंदोलन की, तो बहुत बार बोल लिए, सब कुछ बता लिया, आप सब जानते हैं। आज सोशल मीडिया को तो नाम नहीं लेंगे कि सोशल मीडिया के माध्यम से किसान आंदोलन से कैसे लोग जुड़े हैं और कैसे उसके बारे में सारी जानकारी आप लोगों ने ले रखी है, वो बताने की जरूरत नहीं। बस एक बात कि चौधरी राकेश टिकैत की जब आंख में आंसू आया और मेरे को किसी का टेलीफोन पे मैसेज आया कि ऐसे हालात पैदा हो गए और मैंने वो वीडियो देखी, शायद मुझे याद नहीं उससे पहले कब मेरी आंख में आंसू आया होगा। फपक कर रोने की हालात पैदा हो गए और आंखों में आंसू आए। लेकिन अगले दिन जब मैंने सोचा मैं इमोशनल फूल हूं, भावुक हो गया, वो वीडियो देख के मेरे आंसू आए होंगे। लेकिन अगले दिन जिस भाई से मैं मिला, उस हर एक भाई ने मुझे ये बताया कि हाँ, मेरी आंख में भी रात आंसू था। अरे किसान को रुलाकर क्या कोई राज कर लेगा? ये सत्ता, ये कुर्सी कायम रह जाएगी अगर इस देश का किसान रोएगा? धर्म मजहब के नाम पर फूट डालकर राज करने वालों, आप किसान को दुखी कर न सुखी रह सकते हो, न राज कर सकते हो। बात राजकाज की नहीं थी, सत्ता छीनने की भी नहीं। बात केवल और केवल अन्नदाता किसान के उन 3 काले कानूनों को लेकर थी और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो इस देश में बनी, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का आज के दिन
इस देश के भाईचारे के नाम पर बलिदान हुआ और जो किसानों की तरफ से सद्भावना दिवस आज मनाने का एक कॉल थी, उसके मद्देनजर आज का ये आप सब यहां इकट्ठे हुए। मैं इन हिंदू धर्म के ठेकेदारों को सिर्फ एक हमारे पौराणिक इतिहास की एक घटना बताना चाहता हूं, क्योंकि आप ये सुनेंगे, आप किसी और को बताएंगे। एक राजा दुष्यंत का जिक्र आता है, कैसे लोकतंत्र की जड़ें इस देश में गहरी हैं और कैसे यह घटना किसान आंदोलन से जुड़ी है। आप सब जानते हैं कि दिल्ली के तख्तो ताज को, दिल्ली में बैठे शासक को किसान अपना दुख दर्द बताने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। उनके साथ रास्ते में जो हुआ, उनको कैसे रोकने का काम पानी वाटर गन की लाठियों से, डंडों से रास्ते खोदकर आंसू गैस के गोलों से उनका स्वागत किया गया, यह भी इस देश के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। राजा दुष्यंत जंगल में जाते हैं, वहां उनको एक सुंदर ऋषि कन्या से प्रेम हो जाता है, गंधर्व विवाह कर लेते और कुछ समय उस ऋषि कन्या के साथ गुजारते हैं और वो ऋषि कन्या गर्भवती हो जाती है। राजा दुष्यंत उसको ये कहकर कि मैं वापस जा रहा हूं महल में और कुछ दिन बाद आपको आकर वापस ले जाऊंगा और आप मेरी रानी बनेंगी, क्योंकि मैंने आपसे गंधर्व विवाह कर लिया। लेकिन किसी श्राप के कारण या परिस्थितियों वश वापस अपने राज्य में आकर राजा दुष्यंत उस ऋषि कन्या के बारे में भूल जाते हैं। कामकाज में बिजी लगा लीजिए या कोई श्राप लगा लीजिए। जब वो ऋषि कन्या गर्भवती होने के बाद उस अपनी माता को, उस ऋषि की पत्नी को यह बात बताती है कि कैसे घटना हुई, कैसे गंधर्व विवाह हुआ और कैसे राजा दुष्यंत के बच्चे की वो मां बनने वाली है। तो वो ऋषि की वो जो वहां थे, उस कन्या की मां, वो आधी रात को राजा दुष्यंत के महल पर पहुंच जाती है और राजा दुष्यंत के महल के बाहर खड़े जो बॉडीगार्ड, सिक्योरिटी गार्ड और प्रहरी थे, उनसे पूछती है कि मैंने राजा दुष्यंत को मिलना है। और वो प्रहरी कहते हैं कि आप आधी रात को राजा दुष्यंत को मिलना चाहते हैं। वो कहती है हाँ, मेरी समस्या गंभीर है, मुझे मिलना जरूरी राजा दुष्यंत को है। तो राजा दुष्यंत को मिलने के लिए वो प्रहरी बताते हैं कि राजा के महल के बाहर एक घंटा लगा है, आप इसको बजाइए, आधी रात को राजा दुष्यंत अपने महलों से निकल कर आकर आपको मिलेगा, आपकी बात सुनेगा, जो आपकी समस्या होगी। यह आपका अधिकार है कि एक राजा, अगर आप आधी रात को भी उसके पास अपना दुख दर्द तकलीफ, अपनी बात कहने के लिए जाते हैं, तो आधी रात को भी आपकी फरियाद सुनेगा, आपकी बात सुनेगा। ऐसे जिस देश की व्यवस्था हो, जहां ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था हो कि आधी रात को भी एक राजा के दरवाजे पर खटखटाया जा सकता हो और राजा फरियाद सुनने के लिए बाहर आता हो, ऐसे देश में अन्नदाता किसान, अन्न पैदा करने वाला, धरती का सीना चीरकर अन्न पैदा करने वाला किसान, जब अपने राजा को, अपनी सरकार को, अपने प्रधानमंत्री को अपने दुख और दर्द तकलीफ बताने जाए, ये बताने जाए कि साहब जो कानून आपने बनाए हैं वो हमारे लिए ठीक नहीं, आपने हमारे से इनके बारे में पूछा नहीं। क्या उस देश में लोकतांत्रिक बचा है? लोकतांत्रिक व्यवस्था बची है? आज लोकतंत्र को बचाने की बात नहीं, लोकतंत्र बहाली की बात करनी होगी। लोकतंत्र नाम की चीज इस देश में लोगों ने खत्म कर दी। अगर आज आप लोग नहीं जागे, ये तो धन्यवादी हैं किसानों के हम, कि वो न केवल अपनी कृषि को बचाने के लिए, अपने खेत खलिहान को बचाने के लिए, बल्कि इस देश में लोकतंत्र की बहाली के लिए लड़ रहे। आज जो व्यवस्था इस देश में कर दी गई, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में कभी नहीं हुआ करती। कोर्टों के क्या हालात हैं, ये पहली बार इस देश के स्वतंत्रता इतिहास में हुआ। हजारों गालियां कांग्रेस को देते हैं, लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल में एक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का इलेक्शन सेट असाइड करने की हिम्मत एक जज रखता है। क्या आज आप मानते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का कोई जज सरकार के खिलाफ जा सकता है? 5 जजों को पब्लिक की अदालत में आकर गुहार लगानी पड़ी कि सब कुछ ठीक नहीं है इस देश की व्यवस्था में, आप जाग जाइए, चेत जाइए। कोई दुखी आदमी, सरकार से प्रताड़ित व्यवस्था से दुखी आदमी कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन जब कोर्ट में जनता की आवाज सुनने वाले लोग जनता के सामने आकर ये कहें कि कल इतिहास हमें माफ नहीं करेगा, हालात बद से बदतर हो चुके हैं।
आप जाग जाइए, चेत जाइए। धर्म जाति मजहब के नाम पर बांटते रहेंगे, लड़ाते रहेंगे। जब चीन की सीमाओं पर अतिक्रमण करने की कोशिश की जाती है तो देश का रक्षा मंत्री सिख सिपाहियों के बीच जाकर बार बार जयकारे लगवाता है। लेकिन जब वही सिख अपने हक अधिकार के लिए दिल्ली को केवल बताना चाहते हैं कि ये कानून वापस ले लीजिए, कुछ मांग नहीं रहे, जो आप दे रहे हैं वो हम लेना नहीं चाहते, तो ये खालिस्तानी नजर आते हैं।